Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर के आया हूँ 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 था उसका पार्ट नंबर 3। इसके 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे। उन 2 पार्ट्स के अंदर हमने पाचन तंत्र, ये जो संरचना है उसके बारे में बात की थी हमने, और उस पाचन तंत्र के प्रारंभिक कुछ अंग थे। प्रारंभिक अंग कौन से थे? तो आमाशय से पहले अपने जो भी अंग आते हैं कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अपना मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, उसके बारे में हमने विस्तार से और उनके कार्यों को भी जान लिया था। आज हम उसी के आगे स्टमक, आमाशय के बारे में बात करेंगे और आज इस पाचन तंत्र के बारे में हम पूरा समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आमाशय, स्टमक, इसकी संरचना को देखिए। ये इस प्रकार की संरचना है। इसके अगर हम शेप की बात करें तो इसका जो शेप है, आकार है, वो लगभग जे के आकार का होता है। ये जे देखिए, अंग्रेजी में आपने जे देखा होगा, तो जिस प्रकार का जे अक्षर होता है ठीक वैसे ही इस आमाशय की क्या होती है, आकृति होती है। दिखाई दे रहा होगा आपको जे आकार। अब ये कौन सी तरफ है? तो हमारे शरीर के अंदर ये जो पेट है, इस पेट में इधर बाई तरफ होती है। इधर की ओर अपना क्या होता है, आमाशय। इसको देखने के लिए आप, जैसे कि आप भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद में आप अपने इस पेट के भागों को महसूस करना। तो ये वाला जो भाग है जहां पर अपना ये आमाशय है, वो भाग आपको फूला हुआ महसूस होगा। ये कई बार जब हम पानी पीने के बाद में भगने लग जाते हैं तो इस भाग में बड़े दर्द होता है, क्योंकि वो भोजन या वो पानी कहाँ भरा हुआ है, इस स्टमक के अंदर भरा हुआ है। तो आहार नाल का ये सर्वाधिक चौड़ा भाग है। चौड़ा बोले तो ये थैलीनुमा संरचना है। जितना भोजन हम खा सकते हैं वो उतना भोजन ग्रहण कर सकता है। और इसकी क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी क्षमता लगभग 1 से लेकर के 3 लीटर तक ये भोजन को ग्रहण कर सकता है। 1 से लेकर के 3 लीटर तक ये भोजन ग्रहण कर सकता है, स्टोर कर सकता है। थैलीनुमा संरचना है, जितना खाएंगे उतना फैल जाता है, लेकिन लिमिट से अधिक होने पर इसमें मांसपेशी तनाव होने के कारण हमको पेट दर्द होने लग जाता है। तो लिमिट से अधिक नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कहीं जिम में गए, बहुत दिन हो गए जिम में हुए तो आज तो अपन बहुत सारा खा लेते हैं, वो स्वाद के चक्कर में अगर हम खाएंगे तो हमारे पेट में कुछ भी हो सकता है, समस्या हो सकती है। इसके दोस्तों 3 पार्ट हैं, यानी इस पूरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला जठरागम। जठरागम से तात्पर्य है इस आमाशय का। इस आमाशय का जो सबसे पहला भाग है वो कौन सा है? जठरागम। कौन सा है? जठरागम। जठर का मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से है या आमाशय से है, और आगम का मतलब यहाँ पर है आने से, यानी आमाशय का वह भाग जहां से कोई भोजन इसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ एक अवरोधनी होती है। जैसे वो अवरोधनी यहाँ से खुलती है तो ऊपर का जो भोजन ग्रासनली से आता है वो आकर के इस आमाशय में प्रवेश कर जाता है। कौन से भाग से दोस्तों? जठरागम के द्वारा। इसको से ध्यान रखना। जठर तो अपना आमाशय है ही, जो ऐसे निकालता है। तो जठर में आगम, यानी जहां से आमाशय में आगमन हुआ है वो फर्स्ट भाग है, वो जठरागम कहलाता है। इसके बाद देखिए वो है फंडिस। फंडिस का कौन सा भाग है? तो फंडिस वाला इसमें मध्य वाला भाग है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? तो एक पार्ट ऊपर वाला है और एक पार्ट नीचे है, उसका नाम है जठर निर्गमी। ये वाला, ये कौन सा पार्ट है? जठर निर्गमी। तो इन 2 पार्ट के बीच में ये पार्ट क्या हो गया? फंस गया। तो फंसने से हम क्या बोल सकते हैं इसको? फंडिस। 2 पार्ट में फंस गया या 3 व्यक्तियों में फंस गया तो फंसने वाला तो क्या होगा? फंडिस कहलाएगा। तो ठीक वैसे ही ये ट्रिक है। तो जठरागम, नीचे वाला कौन सा? जठर निर्गमी, जहां से जठर में आया हुआ भोजन निर्गमी यानी चला जाता है, निकल जाता है, तो वो यहां से निकलता है। तो 3 पार्ट हो गए। अब इसका काम देखिए, काम क्या है? इसका काम होता है जो भोजन इसमें आता है उस भोजन का मंथन करना,
और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा उसमें अगर किसी प्रकार की कोई जीवाणु है तो उनका नाश करना, और कुछ आंशिक रूप से जो दवाइयाँ होती हैं उसका अवशोषण भी इस भाग के द्वारा किया जाता है। और लगभग 2.5 से 3 घंटे तक हमारा भोजन इसमें रहता है। और दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी भरपेट भोजन खाने के तुरंत बाद अधिक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये मांसपेशी संरचना है। अगर आप एक साथ भोजन खा करके पानी पिएंगे तो उस समय उस भोजन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो ज़्यादा होता है। और आयतन अगर ज़्यादा होगा और ऊपर से आपने पानी पी लिया होगा तो उस समय फिर आपको पेट दर्द होने की संभावना हो सकती है। तो भोजन के लगभग 1 घंटे बाद जब आप पानी पिएंगे तो उस समय उस भोजन का जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है। और फिर जब आप पानी पिएंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है आसानी से, उसकी समस्या नहीं होती है। तो इसका काम क्या हो गया? मंथन करना, कुछ अवशोषण करना और साथ में जीवाणु का नाश करना। आगे देखिए, यहां से भोजन की जो प्रक्रिया लगभग 2 से 3 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। तो फिर ये भोजन कहाँ जाएगा? तो ये द्वार यहां से खुलेगा। कौन सा द्वार? जठर निर्गमी जो अवरोधनी है वो खुल जाएगी, और खुलते ही ये भोजन कहाँ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। अब नीचे किसमें आएगा? तो वो आएगा इस छोटी आंत में। कौन सी आंत में आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में आएगा। तो छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी जो लगभग लंबाई है एवरेज, ये फिक्स नहीं है, एवरेज है, तो लगभग 7 मीटर लंबी संरचना है। 2 आंत अपनी, छोटी आंत और बड़ी आंत, तो दोनों में लंबाई में लंबी कौन है? छोटी वाली, और लंबाई में छोटी कौन है? बड़ी वाली। नाम किस आधार पर रखे हुए हैं? ये मैंने बताया था आपको कि अगर आंत छोटी है तो उसका जो व्यास है, व्यास यानी विड्थ की जो चौड़ाई है, ये छोटी की व्यास कम है। और जो बड़ी आंत है दोस्तों, उस बड़ी आंत का जो व्यास है, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज्यादा होती है। तो ये तो क्या हो गई? छोटी आंत, और ये क्या हो गई? बड़ी आंत। तो नाम किस आधार पर है? इनकी चौड़ाई के आधार पर, न कि इसके लंबाई के आधार पर। अधिकांश बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं छोटी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, तो वो अक्सर गलत कर जाते हैं नाम से देकर के। तो नाम के जस्ट विपरीत है, लेकिन नाम है इनकी चौड़ाई के आधार पर। तो देखिए 7 मीटर क्या हो गई? लंबाई हो गया। भोजन की किरण लंबाई की आंत अपने शरीर में कैसे आ पाती है? तो ये कैसे होती है? कुंडलित होती है। देखिए जैसे रस्सा होता है ना, रस्सा, बहुत बड़ा रस्सा एक छोटे से घेरे में डला हुआ रहता है, तो ठीक वैसे ही ये संरचना भी इसके अंदर से कुंडलित रहती है। सर्वाधिक भोजन का पाचन इसमें होता है, सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में, और सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। इसके भी कितने भाग हैं? 3 भाग। 3 भाग कौन कौन से हैं? ये भाग जो कौन सा भाग आ गया? यहाँ से प्रवेश करती है, तो ये आमाशय संरचना जब यहाँ से जुड़ती है तो कौन सी संरचना बनती है? ये बनती है दोस्तों सी आकार की संरचना, सी शेप संरचना बनती है। तो सी शेप संरचना वाली छोटी आंत के भाग को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनिंग बोलते हैं, ड्यूडिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनिंग, ड्यूडिनम। कैसे याद रखेंगे? तो आमाशय से आने वाले भोजन को ग्रहण करने का जो काम करे वो ग्रहण आसानी से याद कर सकते हैं। शेप कैसे हो गई? सी आकार की, और इसका जो काम क्या है? तो सर्वाधिक एंजाइम के द्वारा, एंजाइम जो अपने इसके ऊपर जो अग्राशय होता है, पेरिक्रियाज होता है, इधर अपना लीवर होता है, तो उन दोनों से जो एंजाइम्स आते हैं, उन एंजाइमों के द्वारा मिला हुआ भोजन का सर्वाधिक पाचन इस भाग में होगा, इस भाग में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रहणी या ड्यूडिनम बोलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सेकंड पार्ट आता हुआ है अग्रचुत्रांत, जिसको अपन जेजुनम बोलते हैं। यहां से लेकर के लगभग यहां तक इसकी लंबाई सर्वाधिक है, और इसकी लंबाई लगभग होती है 3 मीटर। कितनी होती है? 3 मीटर। छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो वो होता है अपना अग्रचुत्रांत या जेजुनम, और इसमें भोजन का सर्वाधिक क्या होता है? अवशोषण। पाचन तो इसमें हुआ सर्वाधिक, और अवशोषण किसमें हुआ? अग्रचुत्रांत में। ऐसा तो है ही नहीं पहले अवशोषण होगा और पाचन बाद में होगा। तो पहले क्या होगा दोस्तों? पाचन होगा, डाइजेशन होगा सर्वाधिक। तो पहला भाग कौन सा है? ग्रहणी, ड्यूडिनम, और पाचन होने के बाद सर्वाधिक अवशोषण होगा, वो है अग्रचुत्रांत, अर्थात जेजुनम में उसका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा।
इसके बाद में छोटी आंत का जो ये वाला पार्ट है, तीसरा पार्ट है, और इसको हम बोलते हैं क्षुद्रांत्र या इलियम। और इसमें जो कार्य है वो होता है एक तो पित्रस और एक होता है विटामिन। पित्रस कहाँ से आया था? तो ये पित्ताशय से आया था। तो पित्ताशय से आने वाले पित्रस जो कुछ बच जाता है और साथ में जो विटामिन होते हैं उनका अवशोषण छोटी आंत के इस अंतिम भाग में किया जाता है। तो आमाशय के कितने भाग थे? 3 भाग थे। छोटी आंत के कितने? 3 भाग। आमाशय के 3 भाग कौन कौन से? तो जठरागम, फंडिस, जठरगम। छोटी आंत के 3 भाग कौन से? तो पहला अपना कौन सा? ग्रहणी। दूसरा कौन सा है दोस्तों बताइए? अग्रक्षुद्रांत्र। और तीसरा कौन सा है? क्षुद्रांत्र। अंग्रेजी में अगर हम इसको बोले तो ड्यूटीनम, जेजुनम और इलियम। तो ये हो गई अपनी छोटी आंत। अब देखिए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत की लंबाई अपन जानते हैं कम होती है। कितनी होती है? तो लगभग 1 से 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। संरचना कैसी होती है? वो संरचना देखिए इस प्रकार की है। छोटी आंत यहाँ से किसको जुड़ती है? ये छोटी आंत है और ये कहाँ मिल जाती है आकर के? बड़ी आंत में मिल जाती है। तो बड़ी आंत के ये संरचना है यहाँ से ले होकर यहाँ तक। अब इसके भी 3 पार्टों में उसको बांटते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो अंडांत्र, जिसको अपन अंडनाल किससे बोलते हैं? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये अंडनाल के अंदर आता है। और इसी अंडनाल वाले भाग में ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है लगभग 4 से 5 इंच लंबी एक संरचना, जिसको अपन अपेंडिक्स या परिशिष्टिका बोलते हैं। ये क्या है? तो यह हमारे शरीर में वर्तमान में एक अवशेषीय अंग के रूप में है। अवशेषीय अंग क्या होते हैं? तो वे अंग जो पहले से हमारे शरीर में चले हुए आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उस अंग का हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो वो एक अवशेषीय अंग के रूप में कार्य करता है। तो इनकी संख्या लगभग 150-200 के आसपास है। तो ये भी एक उसमें से एक है। और एक कहाँ होगा? अपने पेट में इधर दाईं तरफ, क्योंकि ये वाला पार्ट दाईं तरफ आएगा, ये इधर की ओर है। और इसमें क्या होता है? कई बार भोजन यहाँ से आकर के इस भाग में जाने के बजाय अगर वो यहाँ प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर उसका पाचन होगा नहीं। इसमें जाकर कौन सा भाग? तो सेलुलोज वाला जो भाग होता है पादपों का, वो भाग इसमें आकर के फंस जाता है। और उस भाग का जब पाचन नहीं होगा तो वो सड़ करके इस भाग को फुला देता है। और अंत में पेट में दर्द होने पर अगर ये समस्या सामने आए तो डॉक्टर इसको काट करके बाहर निकाल देते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर देते हैं। तो ये तो बात हो गई अंडनाल की। और साथ में इसमें अगर जानवरों की बात करें, जानवरों में जो अंडनाल होती है उसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। आगे देखिए वृद्धांत्र, इसको अपन कोलन बोलते हैं। ये बड़ा भाग है इसका और इस पूरे भाग को अपन 3 भागों में बांटते हैं। लगभग यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 भाग हैं। अब देखिए कैसे कैसे अपन पहचान करते हैं। तो ये वाला भाग कहाँ की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसको तो बोलते हैं कौन सा भाग? आरोही। आरोही क्या होता है? ऊपर की ओर चढ़ना। तो ये भाग कहाँ चढ़ रहा है? ऊपर की ओर चढ़ रहा है। फिर यहां से लेकर के यहां तक ये भाग कौन सा है? अनुप्रस्थ है। कैसा है? अनुप्रस्थ को आड़ा बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। इसके बाद जो तीसरा भाग है वो नीचे उतरता हुआ है, तो इसको बोलते हैं बड़ अवरोही। गणित में पढ़ा होगा आपने, आरोही अवरोही क्रम, आरोही में बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही में घटते हुए क्रम में। तो बढ़ते का मतलब ऊपर चढ़ना और अवरोही का मतलब नीचे उतरना। तो 3 पार्ट हो गए ना आसानी से। कौन कौन सा? आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है ये वाली। अनुप्रस्थ वाला जो भाग है ये वाला, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर है। और जो अवरोही भाग है इसकी लंबाई ज्यादा है दोस्तों, और वो है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसके बाद में आता है ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं, रेक्टम बोलते हैं। मल प्लस आशय वह स्थान जहां पर हमारे शरीर में अपाचित भोजन को या अपशिष्ट को स्टोरेज किया जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? मलाशय कहलाता है। और इसमें इस पाचन तंत्र के द्वारा लगातार जो मल बंध है उसका भंडारण यहाँ पर होता है।
ये भी पेशीय संरचना है। और इसमें क्या होता है, अपचित अपशिष्ट का विक्षेपण इस भाग के द्वारा किया जाता है। भाग में मलाशय का जो अंतिम भाग है वो लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा एक गुदादार होता है, वहां से बाहर निकलता है। ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग 3 सेंटीमीटर क्या होता है, एनस होता है, गुदा होता है। इस गुदे वाले भाग के द्वारा, इस गुदे में क्या पाई जाती है, तो इसके अंदर कुछ क्या होती है, संवर्णी पेशियां होती है। संवर्णी पेशियां क्या होती है, तो संवर्णी पेशियां हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बनता है उस अपशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। उस अपशिष्ट को किस प्रकार से हमारे शरीर से बाहर निकालना है उसके लिए ये संवर्णी पेशियां एक बल प्रदान करती है, और उसी बल के द्वारा उस मलाशय में उपस्थित मल को शरीर से बहिक्षेपित कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये अपना पाचन तंत्र के जो प्रमुख भाग थे। इसके बाद में अपने पाचन तंत्र में 3 ग्रंथियां, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। कितनी ग्रंथियां होती है पाचन ग्रंथियां? 3 पाचन ग्रंथियां। इनको क्यों कहते हैं, तो प्रमुख रूप से अगर हम बात करेंगे पाचन में प्रमुख कार्य किसका होता है, तो वो होता है एंजाइम का। एंजाइमों के द्वारा ही हमारे भोजन का पाचन होता है। एंजाइम एक प्रकार से रसायन होते हैं, तो उस रसायनों का श्रावण कहाँ से किया जाता है, तो वो 3 ग्रंथियां हैं। एक तो अपने मुख के अंदर है जहां पर अपनी लाल ग्रंथियां होती है 3 जगह पर, अधोजंब, अधोजीव्या जो पीछे की ओर है, और एक कर्णपुरु। अधोजंब, अधोजीव्या जीभ के नीचे, जीभ के पीछे, और कर्णपुर यानी कान के पास में 3 जोड़ी क्या हो गई, अपनी लार ग्रंथि है। क्या छोड़ती है, लार छोड़ती है। इस लार में कौन सा एंजाइम, तो वो होता है अपने टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम। और वो एंजाइम हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन इससे एमाइलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अपनी लीवर की बात करें, यकृत की बात करें, तो यकृत भी एक पाचक ग्रंथि है, क्योंकि यहाँ से पित्त रस का श्रावण किया जाता है, और पित्त रस हमारे भोजन में उपस्थित जो वसा होती है उस वसा के पाचन में कार्य करता है। तीसरा जो है वो है अपना अग्नाशय, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज के अंदर भी कई प्रकार के एंजाइम्स स्रावित होते हैं, और साथ में इसमें से वो क्या निकलता है, हार्मोन भी निकलता है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन, जो कि हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसमें से जो एंजाइम निकलता है उनका प्रमुख रूप से जो काम होता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अपना जो पाचन तंत्र वाला जो पार्ट था वो आज हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला जो सिस्टम है, मानव तंत्र है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और किसी प्रकार किसी को संबंधित हो, समस्या आपको हो, तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और आपसे आशा है कि अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।